Hello everyone, welcome to EduFile 20. I am your educator Shubham. In this video, we will talk about the remaining portion of polymers. पिछले वीडियो में हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन देखा था। अब इस वीडियो में हम उसके आगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से देखेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? कुछ मोनोमर यूनिट्स, ये दो या दो से ज्यादा मोनोमर यूनिट्स आपस में कंडेंस करती हैं, रिपीटेटिवली आपस में कंडेंस करती हैं और पॉलीमर्स बनाती हैं। तो यहाँ जो कंडेंसेशन होता है ये दो बाई फंक्शनल मोनोमर्स के बीच में होता है। दो बाई फंक्शनल मोनोमर्स का मतलब हर एक मोनोमर में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो बाई फंक्शनल मोनोमर्स के बीच में कंडेंसेशन होता है, रिपीटेटिव कंडेंसेशन होता है और पॉलीमर्स बनते हैं। These polycondensation reactions may result in the loss of some simple molecules such as water, alcohol, ammonia, etc. and lead to the formation of high molecular mass condensation polymers. अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स हम पहले समझ चुके हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है? जब मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ती है तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जैसे कि वाटर, अल्कोहल, मीथेन, अमोनिया एटसेट्रा। तो यहाँ पे जब दो बाई फंक्शनल मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर बनाएंगी और कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे जैसे कि वाटर या अल्कोहल। In these reactions, the product of each step is again a bifunctional species and the sequence of condensation goes on. मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब दो बाईफंक्शनल मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो हर एक स्टेप में जब एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है तो वो भी बाईफंक्शनल बनता है। और ये जो सीक्वेंस है कि एक फर्दर एड ऑन होते जाएंगे मोनोमर्स और एक बाईफंक्शनल इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है ये चलता रहेगा। Since each step produces a distinct functionalized species and is independent of each other. हर एक स्टेप में डिस्टिंक्ट फंक्शनलाइज्ड स्पीशीज बनती है, मतलब अलग अलग फंक्शनल मोनोमर से अलग फंक्शनल ग्रुप वाली स्पीशीज बनती है और ये इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर से। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो हर एक स्टेप जो है ये अलग तरह से हो रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में हमने पढ़ा था सिंपली मॉलिक्यूल्स एड ऑन होते रहते हैं और एक चेन के फॉर्म में वो ग्रोथ होता है पॉलीमर का। यहाँ पे स्टेप के फॉर्म में होता है, हर एक स्टेप में ग्रोथ होती है फिर एड ऑन होते हैं, तो ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन या डेक्रोन। ये बनता है इथाइलिन ग्लाइकॉल जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये भी एक बाईफंक्शनल मोनोमर है। दूसरा होता है टेरिथाइलिक एसिड, इसमें भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी एक बाईफंक्शनल ग्रुप है। तो जब ये दो मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, दो मोनोमर बाईफंक्शनल ग्रुप वाले आपस में जुड़ेंगे तो एक पॉलीमर बनाएंगे और इस पॉलीमर में भी दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मतलब जो पॉलीमर बनेगा ये भी बाईफंक्शनल पॉलीमर होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के। इसका पहला एग्जांपल है पॉलीअमाइड्स, मतलब ऐसा पॉलीमर जिसमें काफी सारे अमाइड लिंकेज प्रेजेंट हो। अमाइड ग्रुप क्या होता है? अमाइड ग्रुप होता है CONH। CONH ग्रुप को हम अमाइड कहते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स जिसमें जो मोनोमर यूनिट्स है वो अमाइड लिंकेज से जुड़ी होंगी वो होंगे पॉलीअमाइड्स। तो these polymers possesses amide linkage and they are important examples of synthetic fibers. इनको हम commonly nylons के नाम से जानते हैं। The general method of preparation consists of condensation polymerization of diamines with dicarboxylic acid and also amino acid and their lactams. जनरल मेथड जो होती है इनके प्रिपरेशन की, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है डायमीन्स में या डायअमाइंस में, ऐसा मोनोमर जिसमें दो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कोई ऐसा मोनोमर जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा ये अमीनो एसिड और उनके लेक्टम्स से भी बनते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे नायलॉन्स की प्रिपरेशन। पहले हम बात करेंगे नायलॉन 6,6। यहां नाम से समझ में आ रहा है नायलॉन 6,6, हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि 6,6 क्यों है। नायलॉन में हम दो मोनोमर यूज करते हैं। पहला मोनोमर होता है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ये है, मतलब हेक्सामिथाइलिन डायमाइन दो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें हम देखें 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो एक 6 इसकी वजह से आता है। दूसरा मोनोमर है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 4 ये, 5 और 6। तो दोनों मोनोमर में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? नायलॉन 6,6। It is prepared by the condensation polymerization of hexamethylene diamine
with adipic acid under high pressure and high temperature। मतलब जब हम हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो बनेगा नाइलॉन 66। ठीक, नाइलॉन 66 में जैसा कि हमने देखा ये क्या है, पॉलीअमाइड का एग्जांपल है, तो यहाँ पे अमाइड लिंकेज प्रेजेंट है। नाइलॉन 66 का यूज हम शीट्स को बनाने में, ब्रशेस में जो ब्रिसल्स होते हैं वो बनाने में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है इसमें एक ही मोनोमर होता है, उस मोनोमर में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। नाइलॉन 6 में जो मोनोमर होता है वो होता है कैप्रोलेक्टम। जब हम इस मोनोमर को वाटर के साथ हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये बनाता है नाइलॉन 6। कैप्रोलेक्टम में 6 कार्बन एटम्स, एक अमाइन ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाइलॉन 6 जो है ये टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स या रोप्स बनाने में यूज होता है। नाइलॉन की रस्सियां आपने दिखी होंगी। इसके अलावा पॉलीअमाइड का एक और एग्जांपल होता है नाइलॉन 610। नाइलॉन 610 में क्या होता है, ये नाइलॉन 66 की तरह होता है। इसको नाइलॉन 610 इसलिए कहते हैं, इसमें दो मोनोमर यूनिट्स होती है, एक तो सेम नाइलॉन 66 की तरह हेक्सामिथाइलिन डायमाइन जिसमें 6 कार्बन होता है, दूसरी होती है सेबेसिक एसिड जिसमें 10 कार्बन एटम्स होता है। सेबेसिक एसिड कुछ एडिपिक एसिड की तरह ही होता है, बट इसमें नंबर ऑफ कार्बन थोड़े ज्यादा होते हैं, इसमें 10 कार्बन होता है। सेबेसिक एसिड में 6 कार्बन थे, यहाँ 10 कार्बन एटम्स हुए, तो उसे हम कहते हैं नाइलॉन 610। इसका यूज नाइलॉन 66 की तरह ही होता है। इसके अलावा हम देखेंगे पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर्स जो है ये पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट से बनते हैं। मतलब दो प्रोडक्ट कंडेंस होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईऑल्स। मतलब ऐसे मोनोमर्स जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो और दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये बनाएंगे एस्टर्स। इसके बाद इनका एग्जांपल है डेक्रोन या टेरिलीन। ये बेस्ट एग्जांपल है पॉलीएस्टर का। ये बनता है जब इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड को आपस में हीट करते हैं 420 से 460 केल्विन पर, और यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है जिंक एसीटेट एंटीमनी। ये लिखा हुआ है जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। और इस रिएक्शन को हम 420 से 460 केल्विन पर कराते हैं। डेक्रोन फाइबर या टेरिलीन जो है ये पीज रेजिस्टेंस होता है। इसको हम कॉटन के साथ ब्लेंड करके वूल फाइबर्स बनाते हैं, या इसको हम एज अ ग्लास एनफोर्सिंग मटेरियल भी यूज करते हैं सेफ्टी हेलमेट्स में। अब यहाँ पे देखते हैं ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम डाईऑल कह सकते हैं। और ये जो है ये टेरिथैलिक एसिड है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। जब हम इन दोनों मोनोमर को कंडेंस कराएंगे 420 टू 460 केल्विन टेम्परेचर रेंज पे, और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इनको रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा टेरिलीन या डेक्रोन। आगे देखेंगे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर या बेकेलाइट रिलेटेड पॉलीमर। जैसा कि नाम से समझ में आता है इसके मोनोमर बेसिकली जो होते हैं ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होते हैं। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जो है ये सबसे पुराने सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, इनको हम ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। They are obtained by condensation reaction of phenol with formaldehyde in presence of either an acid or a base catalyst. इनको हम कैसे बनाते हैं, इनमें हम कंडेंसेशन कराते हैं फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस कैटलिस्ट। अब जब रिएक्शन होती है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड में, तो इनिशियली ऑर्थो या पैरा या फिर दोनों ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथेनॉल डेरिवेटिव्स बनते हैं। मतलब जब हम इनिशियली फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड में रिएक्शन कराएंगे तो या तो ऑर्थो पैरा या फिर ऑर्थो और पैरा दोनों, जैसे यहाँ पे ऑर्थो और पैरा दोनों, तो ऐसे फिनॉल डेरिवेटिव्स बनते हैं। ये फर्दर फिनॉल से रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं, और इनकी जो रिंग्स हैं ये रिंग्स आपस में CH2 ग्रुप से जुड़ी होती हैं। इनिशियल प्रोडक्ट जो होता है ये लीनियर हो सकता है, जैसे कि नोवोलेक जो कि पेंट्स में यूज होता है, ये हम देख रहे हैं। इनिशियली जैसे हम ये ऑर्थोफिनॉल डेरिवेटिव्स को फिनॉल से रिएक्ट कराएंगे तो ये जो रिंग्स हैं ये देखो मिथाइल ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। तो जब लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलेंगे नोवोलेक। नोवोलेक का यूज हम पेंट्स में करते हैं। नोवोलेक ऑन हीटिंग विद फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग
टू फॉर्म एन इन्फ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट। अब जब हम नोवोलेक को फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्रॉस लिंकिंग कर लेगा। मतलब अगर हम एग्जांपल देखें तो ये एक लीनियर पॉलीमर है नोवोलेक। अब इसी का क्रॉस लिंक पॉलीमर होगा बेकेलाइट। क्रॉस लिंक कब बनेगा? जब नोवोलेक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रॉस लिंकिंग कर लेगा। जब हम नोवोलेक को हीट करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो ये एक इन्फ्यूजिबल सॉलिड मास बनाएगा जिसको हम कहेंगे बेकेलाइट। नोवोलेक का यूज हम पेंट्स में करते हैं, वहीं बेकेलाइट भी है। इट इज यूज्ड इन कॉम्ब, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। आगे देखिए, यह है बेकेलाइट। बेकेलाइट जैसा कि हमने देखा नोवोलेक को अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट करेंगे तो एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलेंगे बेकेलाइट। इसके यूजेस हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। अगला पॉलीमर है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है इसमें दो मोनोमर यूनिट्स होती हैं, मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन इन दोनों मोनोमर्स को आपस में कंडेंस कराने से होता है। मेलामाइन का स्ट्रक्चर ये रहा, ये हमें याद रखना है। मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड जब हम कंडेंस कराते हैं तो पहले एक रेजिन बनता है जिसे हम रेजिन इंटरमीडिएट कहते हैं, और जब ये पॉलीमराइजेशन करता है तो बनता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। इसका यूज हम अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनाने में करते हैं। अगला कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन is a process of polymerization in which a mixture of more than one monomeric species is allowed to polymerize to form a copolymer. कोपॉलीमराइजेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम दो अलग अलग तरह के मोनोमर्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं पॉलीमर बनाने के लिए। कोपॉलीमर कैन बी मेड नॉट ओनली बाय चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बट बाय स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आल्सो। अब जो कोपॉलीमर्स हैं ये चेन ग्रोथ से भी बन सकते हैं, एडिशन से भी बन सकते हैं, या स्टेप ग्रोथ और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से भी बन सकते हैं। It contains multiple units of each monomer used in the same polymeric chain. For example, a mixture of 1,3-butadiene and styrene can form copolymer Buna-S. ये हमें याद रखना है, Buna-S is an quite important polymer. इसमें दो मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करती है 1,3-butadiene और स्टाइरीन। ये स्टाइरीन का स्ट्रक्चर हमें याद करना है। अब जब ये दोनों यूनिट्स कंडेंस होकर पॉलीमर बनाती है वो होता है ब्यूना-एस या ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर। तो इसे हम कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ब्यूना-एस। कोपॉलीमर्स की जो प्रॉपर्टीज है ये होमोपॉलीमर्स से थोड़ी डिफरेंट होती है। नाम से समझ में आ रहा है, जैसे होमोपॉलीमर जो थे ये सेम मोनोमर यूनिट से बन रहे थे तो इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो कुछ मोनोमर से सिमिलर होंगी, बट कोपॉलीमर में ऐसा नहीं होता। कोपॉलीमर जो होता है ये अलग अलग मोनोमर यूनिट से बनते हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये होमोपॉलीमर्स के कंपैरिजन में थोड़ी डिफरेंट होंगी। इसका एग्जांपल है ब्यूना-एस या ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर। ये जो है ये थोड़ा टफ होता है और नेचुरल रबर का अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है। नेचुरल रबर की जगह हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज होता है ऑटो टायर्स बनाने में, फ्लोर टाइल्स बनाने में, फुटवियर कंपोनेंट्स बनाने में, या केबल इंसुलेशन बनाने में। तो ये यूजेस हैं ब्यूटाडाइन के, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर के या ब्यूना-एस के। तो ब्यूना-एस के यूजेस भी हमें याद रखने हैं। ब्यूना-एस जो है ये अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है नेचुरल रबर के लिए। इसके बाद हम देखेंगे रबर। रबर जो है ये काफी तरह की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रबर की। नेचुरल रबर जो है ये नेचुरली भी पाई जाती है। रबर जो है ये एक नेचुरल पॉलीमर है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसको हम इलास्टोमर भी कह सकते हैं, उसके काफी सारे यूजेस होते हैं। नेचुरल रबर जो है ये लेटेक्स से बनता है, which is a colloidal dispersion of rubber in water. अगर हम रबर का वाटर में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, नेचुरल रबर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, उसे हम कहते हैं लेटेक्स, और लेटेक्स से हम बनाते हैं नॉर्मल रबर जो कि हम यूज करते हैं। This latex is obtained from the bark of rubber tree and is found in India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia and South America. जो लेटेक्स है ये बेसिकली हम ये ऑब्टेन करते हैं बार्क ऑफ रबर ट्री से। रबर ट्री बेसिकली पाए जाते हैं इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ अमेरिका में। नेचुरल रबर जो है ये एक लीनियर पॉलीमर होता है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है जो कि आइसोप्रीन से बना होता है। आइसोप्रीन इसकी मोनोमर यूनिट्स होती है। आइसोप्रीन कॉमन नेम है 2-methyl-1,3-butadiene का। इसे हम सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी कहते हैं।
देखते हैं यहाँ, ये है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का कॉमन नेम होता है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये मोनोमर होता है नेचुरल रबर के लिए, और ये नेचुरल रबर पॉलीमर है। तो ये नेचुरल रबर का मोनोमर है, ये हमें याद रखना है। आगे हम देखेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। पहले हम समझ लेते हैं वल्कनाइजेशन का इंपॉर्टेंस। जो नेचुरल रबर है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, मतलब ये स्ट्रेच करने पर टूट जाती है, तो उसका तो हम यूज कर नहीं सकते। तो उसको थोड़ी सी इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टीज देने के लिए हम उसका वल्कनाइजेशन करते हैं। वल्कनाइजेशन में क्या करते हैं हम, बेसिकली नेचुरल रबर को हीट करते हैं हम सल्फर के साथ। हीट करते हैं तो जो नेचुरल रबर के जो लीनियर पॉलीमर्स हैं उनमें क्रॉस लिंकिंग होने लगती है सल्फर की वजह से। क्रॉस लिंकिंग की वजह से उसमें थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है, और फिर वो उतनी सॉफ्ट नहीं रहती। फिर हम उसे इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, उसमें इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टीज आ जाती है। इसीलिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेचुरल रबर जो है, it becomes soft at high temperature more than 335 Kelvin and brittle at low temperature less than 283 Kelvin and shows high water absorption capacity. नेचुरल रबर जो होती है 335 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाती है, 283 से कम टेम्परेचर पे ये टूटने लगती है, ब्रिटल हो जाती है, और इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये सॉल्युबल होती है पोलर सॉल्वेंट में, और ये नॉन रेजिस्टेंट होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अटैक से, मतलब ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को सुधारने के लिए एक वल्कनाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विद सल्फर एंड एन एप्रोप्रिएट एडिटिव एट अ टेम्परेचर रेंज बिटवीन 373 टू 415 केल्विन। मतलब इस प्रोसेस में हम रॉ रबर को सल्फर के साथ और कुछ एप्रोप्रिएट एडिटिव्स के साथ हीट करते हैं 373 से 415 केल्विन टेम्परेचर पे। वल्कनाइजेशन के बाद जो सल्फर है ये क्रॉस लिंक बना देता है, मतलब जो लीनियर पॉलीमर थी नेचुरल रबर उसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ डबल बॉन्ड एंड थस रबर गेट्स स्टिफन्ड। मतलब जैसे ही इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है डबल बॉन्ड्स की वजह से, तो रबर स्टिफ हो जाती है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर रबर 5% ऑफ सल्फर इज यूज्ड एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। मतलब नेचुरल रबर को टायर रबर बनाने के लिए हम उसमें 5% सल्फर यूज करते हैं ताकि क्रॉस लिंकिंग हो पाए। वल्कनाइजेशन होने के बाद जो नेचुरल रबर में क्रॉस लिंकिंग है वो कुछ इस तरह की होती है, जहां पे जो हमने सल्फर के साथ हीट किया था वो सल्फर यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, ये क्रॉस लिंकिंग बनाने में हेल्प कर रहा है दो मोनोमर्स के, दो लीनियर पॉलीमर्स के बीच। जो जो लीनियर है ये नेचुरल रबर या रॉ रबर है, इसमें ये क्रॉस लिंकिंग करा देता है सल्फर। इसके बाद अब हम देखेंगे सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर कोई भी वल्कनाइजेबल रबर होता है, जैसे कि देखिए हम एक बार, सिंथेटिक रबर इज एनी वल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर व्हिच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ। सिंथेटिक रबर जो है होता है ये कोई भी वल्कनाइजेबल पॉलीमर होता है जिसमें स्ट्रेचेबल वाली प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उस रबर को हम उसकी लेंथ से ट्वाइस स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जैसे ही स्ट्रेचिंग फोर्स रिलीज करेंगे, वो रबर दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। I mean, it returns to its original shape and size as soon as the external stretching force is released. Thus, synthetic rubbers are either homopolymers of 1,3-butadiene derivatives or copolymer of 1,3-butadiene or its derivatives with another unsaturated monomer. मतलब ये जो है सिंथेटिक रबर ये होमोपॉलीमर भी होती है और ये कोपॉलीमर भी होती है। कोपॉलीमर का एग्जांपल हमने ब्यूना एस दिया, जहां पे 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन ये दोनों मिलके ब्यूना एस बना रहे थे। अब होमोपॉलीमर भी देखते हैं। कुछ सिंथेटिक रबर्स के एग्जांपल है, पहला है नियोप्रीन। नियोप्रीन हम सिंथेटिक रबर को कहते हैं। ये जो है ये बनता है क्लोरोप्रीन से, इसकी यूनिट होती है क्लोरोप्रीन, जिसका आईयूपीएसी नेम होता है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। ये नेचुरल रबर या आइसोप्रीन की तरह ही मोनोमर होता है, बस सेकेंड पोजीशन पे वहां पे मिथाइल होता है नेचुरल रबर वाले केस में, सिंथेटिक रबर वाले केस में क्या होता है क्लोरीन। तो ये इसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन या 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, ये हमें याद रखना है। और ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनता है। इस पॉलीमर को हम होमोपॉलीमर भी कह सकते हैं क्योंकि ये सेम मोनोमर यूनिट से ही बन रहा है। ये सुपीरियर होता है, इट हैज सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स। इसमें सुपीरियर रेजिस्टेंस होता है वेजिटेबल और मिनरल ऑयल्स के लिए, और इसे हम कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में, गैस्केट्स बनाने में और होसेस बनाने में यूज करते हैं।
इसके बाद अगला है ब्यूना एन। ब्यूना एन जो है ये कोपॉलीमर का एग्जांपल है। हम ब्यूना एस के बारे में देख चुके हैं। ये भी उसी तरह है जहां पे हम दो तरह के मोनोमर्स यूज करते हैं। एक होता है 1,3-ब्यूटाडाइईन और दूसरा होता है एक्राइलोनाइट्राइल। ये हमें याद रखना है। जब हम एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइईन के बीच में रिएक्शन कराते हैं तब कोपॉलीमराइजेशन होता है और बनता है ब्यूना एन। और इस केस में हम पर ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। जो ब्यूनाएन है ये पेट्रोल के एक्शन से रेजिस्टेंट होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से भी रेजिस्टेंस होता है। इसका यूज हम ऑयल सील्स और टैंक की लाइनिंग्स बनाने में करते हैं। ये टैंक की लाइनिंग्स का मतलब जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं जिनमें पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट होता है तो उन टैंकर्स की जो इनर वॉल है या इनर लाइनिंग है वो हम ब्यूनाएन से बना देते हैं। कारण क्योंकि ब्यूनाएन जो है ये रेजिस्टेंट होता है पेट्रोल के एक्शन के। आगे देखते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल के बारे में आप जानते होंगे, ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रोब से डिग्रेड हो सके, माइक्रोब्स के एक्शन से डिग्रेड हो सके। देखते हैं a large number of polymers are quite resistant to the environmental degradation processes and thus responsible for the accumulation of polymeric solid waste materials। बहुत सारे जो पॉलीमर्स हैं ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ये एनवायरमेंट में डिग्रेड नहीं होते हैं और ये एनवायरमेंट में अक्यूमुलेट होते हैं एज अ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। ये सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो है ये एक्यूट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं और ये कई सालों तक अनडिग्रेडेड रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक होता है। In view of the general awareness and concern for the problems created by the polymeric solid waste, certain new biodegradable synthetic polymers have been designed and developed। अब जैसा कि हमने देखा जो नॉर्मल पॉलीमर्स हैं ये डिग्रेड नहीं रहते हैं, एज इट इज पड़े रहते हैं कई सालों तक और ये एनवायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स भी कॉज करते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए कुछ बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाए गए हैं और डेवलप किए गए हैं। ये जो पॉलीमर्स हैं इनमें फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बायोपॉलीमर से सिमिलर हो, मतलब कुछ नेचुरल पॉलीमर्स पाए जाते हैं जैसे कि सेल्यूलोज है, स्टार्च है, नेचुरल रबर है। तो जो हमने सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाए हैं वो ऐसे बनाए हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप्स नेचुरली प्रेजेंट बायोपॉलीमर्स की तरह हो ताकि ये भी डिग्रेड हो पाए। Then aliphatic polyesters are one of the important classes of biodegradable polymers. Some important examples are given below. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एलिफेटिक पॉलिएस्टर्स। इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे पहला है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। काफी लंबा नाम है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ये जो है ये भी कोपॉलीमराइजेशन से बनता है दो तरह की मोनोमर यूनिट से। पहली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हैं, 3 कार्बोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 कार्बोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इसका यूज जो है ये हम स्पेशलिटी पैकेजिंग में करते हैं, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में करते हैं और कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स में करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या बहुत सारी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं ताकि लिमिटेड अमाउंट में मेडिसिन रिलीज होती रहे। जैसे हम ड्रिप लगाते हैं पेशेंट्स को, या बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जिनमें मेडिसिन भरी होती है और जो हम पेशेंट को सप्लाई कर रहे होते हैं लिमिटेड अमाउंट में, जिसको हम कंट्रोल कर सके। तो कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स के लिए इनका यूज करते हैं, स्पेशलिटी पैकेजिंग में यूज करते हैं, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस बनाने में यूज करते हैं। PHBV जो है या पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल होता है और इसका बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो जाता है एनवायरमेंट में। ये इसका पॉलीमराइजेशन दिया हुआ है। अगला पॉलीमर है नायलॉन 2 नायलॉन 6, इसे हम नायलॉन 2,6 भी कहते हैं। इट इज एन अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड कोपॉलीमर जो दो मोनोमर यूनिट से बनता है, जैसे कि ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड। ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का और अमीनो कैप्रोइक एसिड का, ये हमें याद रखना है। नायलॉन 2,6 भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगले वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे।